हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षाघर में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए सीबीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो सीबीटी एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे सफलता अच्छे नंबर से प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका और आपके मित्रों का भला हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, डीसी मोटर है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर क्या है बच्चों? सेल्फ स्टार्टिंग होती है। डीसी मशीन का योग बना होता है कास्ट आयरन का, सिलिकॉन स्टील का, एल्युमिनियम का। तो जो आपका डीसी मशीन का योग होता है, इसको फ्रेम भी बोलते हैं। ये क्या करता है? डीसी मशीन के सभी भागों को धारण करता है और फ्लक्स को क्या करता है? पाथ देता है, लो रिलेक्टेंस का पाथ देता है। ये किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। और बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील का बना होता है। डीसी मशीन का कम्यूटेटर बना होता है कास्ट आयरन का, कॉपर का, सिलिकॉन स्टील का, एल्युमिनियम का। तो बच्चों क्या होता है, जो कम्यूटेटर होता है ये क्या होता है? हार्ड ड्रॉ कॉपर का बना होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? कॉपर। और ये क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और मोटर में डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। डीसी मशीन के कम्यूटेटर का कार्य है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, डीसी को एसी में, फ्रिक्शन नन। तो बच्चों क्या होगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये आपका आंसर सही है। डीसी मशीन के ब्रश बने होते हैं, कार्बन का बना होता है, आयरन का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है और नन। तो जो आपका डीसी मशीन का ब्रश होता है ये क्या होता है? ये आपका कम्यूटेटर से कनेक्ट होता है और ये क्या करता है? बाहरी सर्किट्स को धारा प्रवाहित करता है। और ये किसका बना होता है? ये कार्बन का बना होता है, कार्बन का या ग्रेफाइट का। डीसी मशीन की वाइंडिंग बनी होती है एल्युमिनियम की, कॉपर की, कार्बन की, नन की। तो वाइंडिंग किसकी बनी होती है? वो बनी होती है आपकी कॉपर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन का आर्मेचर बना होता है कास्ट आयरन का, सिलिकॉन स्टील का, कॉपर का, एल्युमिनियम का। तो जो आपका आर्मेचर होता है वो क्या होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर को पटलित करते हैं, पटलित मतलब लैमिनेट करते हैं। जनित्र का भार कम करने के लिए, जनित्र कोर को कुचालक बनाने के लिए, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए, सैथिल हानियों को कम करने के लिए। तो क्या करते हैं? भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए इसको हम लोग लैमिनेट करते हैं और सैथिल हानियों को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? सिलिकॉन स्टील का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? सीरीज जनरेटर का, शंट जनरेटर का, कंपाउंड जनरेटर का, नन का। तो बच्चों जो आपका सीरीज जनरेटर होता है ये सीरीज बूस्टर ये क्या करता है? बूस्टर की तरह कार्य करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? सीरीज जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ का समीकरण क्या है? 5ZPN/60A, 5NZP/100, 5ZPN/10A, 5NZP/50A। तो जो आपका ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, ये समीकरण होता है, ये होता है 5ZPN/60A होता है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक डीसी जनित्र का खुला परिपथ परीक्षण परिपथ अभिलक्षण उसका डैश डैश अभिलक्षण भी कहलाता है। ठीक है, मैग्नेटिक, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल। तो बच्चों क्या कहलाता है? ये मैग्नेटिक कहलाता है। मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, उसमें डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सबको बताया है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। डीसी जनित्र में आर्मेचर रिएक्शन डैश डैश से उत्पन्न होती है। आर्मेचर करंट, फील्ड करंट, A+B। तो बच्चों आंसर क्या होगा?
फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों से होता है। ठीक है, निम्न में से क्या डीसी मशीन का भाग नहीं है? ठीक है, निम्न में से क्या डीसी मशीन का भाग नहीं है? आर्मेचर, कम्यूटेटर, टेप चेंजर, ब्रश। तो देखिए आर्मेचर भी होता है, कम्यूटेटर भी होता है, ब्रश भी होता है, आपका टेप चेंजर नहीं होता है, ये आपका ट्रांसफार्मर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पार्क विहीन कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं, इंटरपोल्स यूज़ करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग व कॉपर, ब्रश और नल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इंटरपोल। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, शंट डीसी शंट जनरेटर को डैश डैश भी कहा जाता है? नियत वोल्टेज जनरेटर, नियत धारा जनरेटर, सीरीज जनरेटर, परिवर्तनीय वोल्टेज जनरेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नियत वोल्टेज जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? वीडीआर का किया जाता है, एनटीसी किया जाता है, पीटीसी किया जाता है, एलडीआर का। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एलडीआर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है? FN फ्रीक्वेंसी 1/2 FIN, और ये क्या है? FIN, और ये थर्ड ऑप्शन क्या है? FIN = 2 FIN, और तीसरा है, चौथा है आपका FIN = √FIN। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए आपको ये एक सिंबल दे दिया है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये किसका सिंबल है? 2 इनपुट OR गेट, 2 इनपुट AND गेट, 2 इनपुट NOR गेट, 2 इनपुट NAND गेट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 2 इनपुट NAND गेट। निम्न में से पैसिव कंपोनेंट है? डायक है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है। देखिए पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये होता है आपका इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है और रेजिस्टर होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कैपेसिटर। और जो आपके डायोड, ट्रांजिस्टर, ये आपके एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, ये आपके क्या कहलाएंगे? एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स क्या करते हैं? ओम के नियम को फॉलो नहीं करते, और ये जो है आपके ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। फॉलो ओम्स लॉ, और ये डज नॉट फॉलो ओम लॉ, डज नॉट फॉलो ओम लॉ। अब अगला क्वेश्चन है, ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, ठीक, सिंबल दे दिया गया है, और पूछा ये सिंबल किसका है? SCR का है, IGBT का है, डायक का है, ट्रायक है। तो बच्चों ये क्या होगा? डायक। डायक क्या होता है? डायक को क्या कहते हैं? बिना गेट का ट्रायक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बिना गेट का इसको ट्रायक कहते हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं? हम लोग ट्रिगरिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, किसमें यूज़ करते हैं? ट्रिगरिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं? 6 होते हैं, 12 होते हैं, 8 होते हैं और 16 होते हैं। तो बच्चों हेक्सा में क्या होते हैं? 16 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 0.7 वोल्ट। ये आपका सिलिकॉन का होता है और ये आपका जर्मेनियम का होता है। ये आपका जर्मेनियम का होता है और ये आपका सिलिकॉन का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको एक ट्रुथ टेबल दे दी गई है, ठीक है, और इसमें पूछा गया है किस गेट की है? और गेट की है, नॉट गेट की है, एंड गेट की है और नॉर गेट की है। तो बच्चों ये क्या है? एंड गेट की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? फ्रीक्वेंसी को नापते हैं, इंडक्टेंस को नापते हैं, रेजिस्टेंस को नापते हैं, पावर फैक्टर को नापते हैं। तो CRO के द्वारा हम लोग फ्रीक्वेंसी को नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, SCR का मुख्य प्रयोग क्या है?
एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर, मल्टी वाइब्रेटर, स्पीड कंट्रोल। तो जो आपका SCR होता है, SCR, इसमें क्या होता है, इस SCR में आपके 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2, J3, और आपकी 4 लेयर होती है, PN, 3 टर्मिनल्स होते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर के स्पीड कंट्रोल में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। टी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है, बोरान का, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, बोरान। ठीक है, पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में हम लोग ट्राई वैलेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, ट्राई वैलेंट। ठीक है, बोरान। और ये आपका क्या है, पेंटावैलेंट है। क्या आपके, पेंटावैलेंट। इनसे क्या बनेगा आपका, एन टाइप बनेगा। इनसे आपका क्या बनेगा, एन टाइप। और इनसे बोरान से आपका क्या बनेगा, पी टाइप। मेजॉरिटी केस में क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं। ठीक, पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का प्रयोग हो क्या है, एज अ रेक्टिफायर, फॉर ट्रिगरिंग, एज एन ऑक्सीलेटर, फॉर एम्पलीफिकेशन। तो हमने बताया था आपका डायक को प्रयोग एज अ ट्रिगरिंग के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको ट्रुथ टेबल दे दी गई फिर से, और पूछा है कि इस गेट को इंडिकेट करती है, एंड गेट को, नॉट गेट को, नॉर गेट को, नैंड गेट को। तो बच्चों ये क्या है, नॉर गेट को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए नॉर मतलब क्या हुआ, एडिशन। 0 0 को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0 होगा, लेकिन ये क्या कर देगा, उल्टा इसका बता देगा। ठीक है, तो 1 हो गया। अब 1 और 0 करेंगे तो 1 आएगा, इसका उल्टा बता देगा 0। ठीक, तो ये आपका क्या है, नॉर गेट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है, हार्टले ऑक्सीलेटर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, कॉलपिट्स ऑक्सीलेटर, RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, हार्टले ऑक्सीलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस उत्पन्न करता है, डिटेक्टर, एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर और मॉड्यूलेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ऑक्सीलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। UJT का मुख्य प्रयोग क्या है, रेक्टिफिकेशन में, एम्पलीफिकेशन में, रेगुलेटर सर्किट में, ट्रिगरिंग सर्किट में। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ट्रिगरिंग सर्किट में। DC मोटर के टॉर्क के समानुपाती होता है, बैक EMF, फील्ड करंट, टर्मिनल वोल्टेज, आर्मेचर करंट। तो देखिए समझ लीजिए, टॉर्क जो का फॉर्मूला क्या होता है, phi IA होता है। मतलब ये आपके फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और आर्मेचर करंट के। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, आर्मेचर करंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, विंड पावर जनरेशन, थर्मल पावर जनरेशन, टाइडल पावर जनरेशन, सोलर पावर जनरेशन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, थर्मल पावर जनरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का, कॉपर का, एंटीमनी का, फास्फोरस का। तो बच्चों हम लोग सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम क्या है, सिलिकॉन का है, थोरियम, एंटीमनी, कैडमियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा, थोरियम। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, विंड है, वाटर है, स्टीम है, डीजल है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, विंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, सन है, कोल है, हीट है, बायोगैस है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सन है। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान है, पुअर एफिशिएंसी, नो कांस्टेंट जनरेशन, केवल कम भार का उपयोग कर सकते हैं, भारी भार पर संचालित नहीं किया जा सकता। तो एक्चुअली क्या है, जो हम लोग गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है, इनकी इफिशियंसी क्या होती है, बहुत लो होती है, पुअर एफिशिएंसी होती है। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है, हाइडल पावर जनरेशन, डीजल पावर जनरेशन, थर्मल पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तो जो बाप का जो भारी जल होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन में
यूज़ होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका न्यूक्लियर पावर जनरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचे हेड वाले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का प्रयोग किया जाता है? कैप्लान टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इम्पल्स टरबाइन। पन बिजली स्टेशनों में पेन स्टॉक का कार्य क्या है? बांध तक पानी पहुंचाता है, टरबाइन तक पानी पहुंचाता है, बिजली घर से पानी दूर ले जाता है, और नन। तो बच्चों क्या होगा? टरबाइन तक पानी पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉयलर का क्या उद्देश्य है? बॉयलर का उद्देश्य है भाप को अधिक गर्म करता है, गर्म पानी और हवा को देते हैं, पानी को भाप में चेंज करता है, जले हुए ईंधन से गर्मी को मुक्त करता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पानी को भाप में चेंज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित क्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? थोरियम का, ग्रेफाइट का, कैडमियम का और टंगस्टन का। तो क्या होता है परमाणु रिएक्टर में जो हम लोग क्या होते हैं नियंत्रण क्षण के रूप में कैडमियम की छड़ें यूज होते हैं। ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? ऑक्सीजन है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, CO2 है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मीथेन। ठीक है। स्टीम पावर प्लांट इकोनोमाइजर का कार्य है। ठीक है। पानी को भाप में परिवर्तित करता है, फ्लू गैसों द्वारा हवा को गर्म करता है, फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है। नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है। किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता है? हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के राइट हैंड का, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का, हथेली का नियम, कॉक स्क्रू का नियम। तो देखिए जनरेटर में, डीसी जनरेटर में हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड का यूज़ करते हैं। डीसी जनरेटर में हम लोग राइट हैंड यूज़ करते हैं, और लेफ्ट वाला डीसी मोटर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला है E = 5ZN/60, 5ZNA/60P, E = 5ZNP/60 है, ZNP/65A। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बैक ईएमएफ का सूत्र है EB = V/IARA, EB = V - IARA, EB = V × IARA, EB = V + IARA। तो बच्चों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? कॉक स्क्रू नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल होता है, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? डीसी जनरेटर का सिद्धांत में करते हैं। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, आर्मेचर के साथ समांतर में, शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, शंट फील्ड के साथ समांतर में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है? लॉन्ग शंट कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, कम्युलेटिव, शॉर्ट शंट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शॉर्ट शंटर। क्यों डीसी जनरेटर के आर्मेचर को पतलित होते हैं? रिड्यूस कॉपर लॉसेस को कम करने के लिए, रिड्यूस फ्रिक्शन लॉसेस को कम करने के लिए, रिड्यूस एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, रिड्यूस द हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि एडी करंट को लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लैमिनेशन करते हैं। तो बच्चों आंसर आपका ये सही है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम क्यों है? रिड्यूस आर्मेचर करंट, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, रन आर्मेचर विद लेस वेट, रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ द आर्मेचर। तो क्या होता है? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रखते हैं। क्या लेकिन अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है? ढीले ब्रश संयोजन,
आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के ऊपर है, प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो बच्चों आंसर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है? देखिए आपका ये फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये क्या है? आर्मेचर के आपके पैरेलल में जुड़ा है। ये आपका लोड है। अब पूछा ये कौन सा जनरेटर है? देखिए इसमें ये आपका जो है आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ा है, तो ये आपका शंट जनरेटर होगा। क्या होगा? शंट जनरेटर। अच्छा, इसके जो टर्न्स होते हैं मोल टर्न्स होते हैं। क्या होते हैं? मोल टर्न्स। और थिन वायर यूज होता है, थिन वायर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा जनरेटर प्रयोग होता है? आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा आपका जनरेटर प्रयोग होता है? शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस जनरेटर का प्रयोग होता है? शंट जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का, कंपाउंड जनरेटर का, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का। तो बच्चों शंट जनरेटर का प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। डीसी मोटर की स्पीड गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? N इज इक्वल टू EB/5, N इज इक्वल टू 5/EB, N इज इक्वल टू EB 5/120, N इज इक्वल टू EB 5/60। देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है? 5ZPN/60A, और इसमें से आपका ZP/60A क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू K टाइम्स 5N। अगर यहाँ से N की वैल्यू हम निकालें तो क्या हो जाएगा? EB/5। तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का नाम क्या है? देखिए आपसे पूछा है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इसके पहले में लगा दिया। अब ये पूछा कौन सी मोटर है। ठीक है, ये शंट मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है, डीसी कंपाउंड मोटर है, नन। तो बच्चों आपकी शंट हो जाएगी। शंट माने पैरेलल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र है। देखिए आपका शंट मोटर है, ठीक है, तो शंट मोटर में आपकी करंट ये आएगी, ये करंट आपकी आर्मेचर करंट आई, ये आर्मेचर करंट आई, और ये क्या हो जाएगी? ये आपकी लोड करंट हो जाएगी, और ये आपकी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो आपका बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसमें जो आपका क्या होगा? इसमें क्या दिया है? आई ए इज इक्वल टू V/RA, आई ए इज इक्वल टू EB/RA, आई ए इज इक्वल टू V माइनस EB/RA, आई ए इज इक्वल टू V प्लस EB/A। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? अब देखिए इसमें जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज होगा वो क्या होगा? ये होगा आपका V इक्वल टू EB प्लस IA/RA होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा? V माइनस EB इज इक्वल टू IA/RA होगा। तो यहाँ से अगर हम आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालें क्या हो जाएगा? V माइनस EB/RA। तो इस हिसाब से बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तो बच्चों आज मैंने लगभग आपको
50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बताए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके CBT एग्ज़ाम के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके।